Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we will do class 12th history chapter 1, and the class 12th history chapter 1 in Hindi is ईंटें मनके तथा अस्थियाँ, एंड दिस इज़ द पार्ट 2। इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग पहले वो वीडियो देख लें ताकि इस वीडियो के साथ आप लोग लिंकअप कर सकें। तो इस वीडियो में हम लोग जो मेनली डिस्कस करेंगे वो हड़प्पा के बारे में करेंगे और मोहनजोदड़ो के बारे में। हड़प्पा के बारे में मैंने कुछ चीज़ें आपको प्रीवियस पार्ट में बताई हैं और मोहनजोदड़ो के बारे में इस वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस सभ्यता के जो मेन पुरास्थल हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो मेन दो पुरास्थल हैं वो है फ्रेंड्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। वो क्यों है इसके रीज़न मैं बताती हूँ। हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया पुरास्थल था, इसीलिए मेन है, और मोहनजोदड़ो इसीलिए मेन है फ्रेंड्स क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है वो मोहनजोदड़ो ही है। हड़प्पा सभ्यता जो है ना फ्रेंड्स, ये एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। बट हड़प्पा जो है वो जब पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता की खोज करनी शुरू की थी तब तक ये हड़प्पा वाला जो क्षेत्र था ये लगभग पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। ईंटें चुराने वालों ने इस शहर को या इस क्षेत्र को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया था, वहाँ की ईंटें चुरा ली थी हड़प्पा की। जब इसीलिए जो हड़प्पा की संरचनाएँ थी, हड़प्पा से हमें संरचनाएँ नहीं मिली हैं, जबकि मोहनजोदड़ो से हमें काफ़ी सारी संरचनाएं मिली है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देती हूँ। 1875 में मतलब 1875 में जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल बने थे वो थे कनिंघम, जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। 1875 में वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने और उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया कि जो हड़प्पा है उसे ईंटें चुराने वालों ने बहुत बुरी तरीके से नष्ट कर दिया था। मतलब इतनी ईंटें चुरा ली थी कि आप लोग 100 मील के जितनी रेलवे ट्रैक बना सकते थे। ऐसा कनिंघम ने हमें बताया कि मतलब आप लाहौर से लेकर मुल्तान तक रेलवे ट्रैक बना सकते थे 100 मील जितनी। इतनी ईंटें हड़प्पा से चोरों ने, ईंटें चुराने वालों ने चुराई थी। तो इसी कारण हमें हड़प्पा से संरचनाएं नहीं मिली है, जबकि मोहनजोदड़ो से हमें काफ़ी सारी संरचनाएं मिली हैं। तो ये हमें किसने बताया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि कनिंघम कौन थे और उनका इस सभ्यता में क्या योगदान, इस खोज में क्या योगदान रहा। तो आप लोग लिख देंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे और उन्होंने हड़प्पा की खोज की थी और उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि ईंटें चुराने वालों ने हड़प्पा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, ये सारी चीज़ें। अब मैं हड़प्पा को हटा देती हूँ। अब हम बेसिकली मोहनजोदड़ो के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और इसकी जो नगर निर्माण योजना थी ना, वो इसकी एक मेन विशेषता थी, नगर निर्माण योजना। मतलब इन्होंने जो नगरों का निर्माण किया तो वो सीरियसली इतना ज़्यादा डेवलप्ड था, इतना ज़्यादा विकसित था कि बहुत ही ज़्यादा। और ये जो सभ्यता थी ये बहुत ही प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। उस टाइम में ये सभ्यता इतनी विकसित थी। तो लेट्स कम टू मोहनजोदड़ो फ्रेंड्स। मोहनजोदड़ो जो है ये मैंने आप लोगों को बताया कि इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है, प्रसिद्ध पुरास्थल है। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो एक शहरी केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य शहरी केंद्र था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। देखो, एक तो मोहनजोदड़ो का मैं यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर उसको डिटेल में डिस्कस करनी है। एक तो हमें मोहनजोदड़ो में बस्तियाँ मिली हैं। बस्तियाँ हमें मोहनजोदड़ो में मिली हैं और बस्तियाँ भी दो भागों में विभाजित मिली हैं, दुर्ग और निचला शहर। मोहनजोदड़ो में हमें मिली हैं बस्तियाँ। बस्तियों को दो भागों में विभाजित किया गया, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग फ्रेंड्स क्या थे? देखो, जो दुर्ग थे वो ऊंचाई पर बनाए जाते थे और ये छोटी संरचना होती थी, और जबकि जो निचला शहर होता था वो काफ़ी एक बड़ी संरचना होती थी और उसे नीचाई, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि दुर्ग को ऊंचाई पर बनाया जाता था और वो एक छोटा क्षेत्र होता था, और जबकि निचला शहर जो होता था वो नीचे बनाया जाता था लेकिन काफ़ी लंबा होता था, काफ़ी बड़ा होता था उसका क्षेत्रफल। जो दुर्ग है फ्रेंड्स, इसमें इसकी जो इसकी किलेबंदी की गई थी, मतलब इसके चारों ओर दीवार खींची गई थी, 4 दीवारें इसकी कर रखी थी, जिससे ये पता लगता है कि दुर्ग को निचले शहर से अलग करके रखा था।
साथ ही साथ दुर्ग से जो अलग निचला शहर था, निचले शहर की भी बाउंड्री की गई थी, मतलब निचले शहर को भी 4 दीवारी से घेरा गया था। अब फ्रेंड्स देखो, जो दुर्ग है, दुर्ग के अंदर हमें काफ़ी सारी संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि मेन जो 2 अगर मैं बताऊं तो माल गोदाम और विशाल स्नानागार। ये 2 मेन संरचनाएं हैं जो हमें मोहनजोदड़ो के दुर्ग में देखने को मिलती है। ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले दुर्ग की एक मेन चीज़ आती है कि जो दुर्ग में घर बनाए जाते थे वो ऊंचाई पर थे। इसका एक रीज़न ये भी दिया जाता है कि जब वो लोग घर बनाते थे तो जो कच्ची ईंटें होती हैं, कच्ची ईंटों से पहले इस तरीके से, मान लो ये है ज़मीन, तो पहले इस पर कच्ची ईंटों से चबूतरा बना लेते थे और फिर उसके ऊपर घरों का निर्माण करते थे। देखो, माल गोदाम जो है, इसके बारे में तो हमें कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि जो माल गोदाम का निचला हिस्सा है जो कि ईंटों से बना है, सिर्फ वही अब तक बचा हुआ है सुरक्षित। लेकिन जो माल गोदाम का ऊपरी हिस्सा है, जिसे कहा जाता है पुरातत्वविदों के अनुसार कि वो हिस्सा जो है वो लकड़ी से बनाया गया था, लेकिन अब वो हिस्सा पूरे तरीके से नष्ट हो चुका है। तो इसलिए माल गोदाम के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानकारी नहीं है, सिर्फ जो नीचे की संरचना बची है वही। लेकिन विशाल स्नानागार के बारे में हमें काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। जब आप लोग अपनी बुक ओपन करेंगे तो आपके सामने एक रफली दे रखा है बनाकर कि ये दुर्ग है और इसमें इस तरीके की संरचनाएँ हैं, महाविद्यालय, ये काफ़ी चीज़ें दे रखे। तो जो विशाल स्नानागार वो किस तरीके से होता था, देखो विशाल स्नानागार है वो कुछ इस तरीके से था। एक तो ये आयताकार होता था, आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर शेप में बनाया गया था। एक जलाशय था विशाल स्नानागार। इसके जो किनारे थे उन्हें ईंटों से जलबद्ध किया गया था। जलबद्ध मतलब इस तरीके जिप्सम के गारे से और ईंटों से, मतलब उसमें गारे बिछाकर उसके बाद उसमें ईंटें बिछाई गई थी ताकि जो पानी है वो बाहर ना निकले, मतलब जलबद्ध कर दिया, वाटर प्रूफ। जलबद्ध का मतलब होता है वाटर प्रूफ। उसके बाद इसमें दक्षिणी दिशा से और उत्तरी दिशा से इसके अंदर सीढ़ियाँ बनाई गई। मैं आपको सिर्फ ये समझा रही हूँ, बहुत बुरा सा लग रहा होगा, आई नो दैट। तो इसमें इन्होंने ये सीढ़ियाँ बनाई थी दक्षिणी दिशा में और उत्तरी दिशा में, ताकि जो लोग जलाशय में जा रहे हैं, स्नानागार में जा रहे हैं नहाने के लिए, वो दक्षिणी दिशा से और उत्तरी दिशा से नीचे उतर सके। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद ये भी बताया गया है कि ये 3 और इसके जो हैं अलग से गलियारे बने थे और साथ ही साथ यहाँ पर छोटे छोटे स्नानघर बने हुए थे। स्नानघर बने हुए थे छोटे छोटे, और यहाँ से जो ये पानी निकलता है, फिर ऐसा बताया गया है कि जो ये पानी था, देखो जो ये स्नानघर बने हुए हैं, इनकी जो दीवारें थी उनको भी नालियों से जोड़ा गया ताकि उसका पानी निकल सके। और साथ ही साथ जो ये विशाल स्नानागार है, इसको भी जलबद्ध करने के बाद इस तरीके से उसकी जल निकासी की गई कि तो जो ये पानी है वो निकलकर मुख्य नाले में बह जाए। ये है फ्रेंड्स विशाल स्नानागार के बारे में। ये माल गोदाम और विशाल स्नानागार के बारे में पता लग गया। अब आपकी बुक में ये छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है कि आप लोगों को लगता है मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के अलावा और माल गोदाम के अलावा और भी संरचनाएं थी? अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। निचला शहर मैंने आपको बताया, निचला शहर जो था वो एक बड़ा क्षेत्रफल था और उसमें भी जो जल निकासी है या जो गृह स्थापत्य है वो उसी तरीके से किए जाते थे जिस तरीके से दुर्ग में किए जाते थे। नाउ कम टू, और इसमें फ्रेंड्स क्या था, जल निकासी प्रणाली। मोहनजोदड़ो में हमें क्या क्या पता लग गया, एक तो बस्तियां थी, ये पता लग गया, बस्तियों में दुर्ग और निचला शहर, दुर्ग और निचला शहर हमने कवर कर लिया है। अब हम जल निकासी, ये मैं रब करके तब आपके साथ शेयर करूंगी जल निकासी के बारे में, और साथ ही साथ गृह स्थापत्य। ये 2 टॉपिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे रब करने के बाद, क्योंकि हमारा हो गया है। लेकिन जल निकासी और गृह स्थापत्य डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इसमें पहले क्या किया जाता था, पहले किसी भी चीज़ का नियोजन किया जाता था। पहले क्या किया जाता था, नियोजन किया जाता था। नियोजन मतलब पहले उस चीज़ की फुल प्लानिंग की जाती थी कि हमें ये काम इस तरीके से करना है, और उसके बाद उस काम का कार्यान्वयन किया जाता था, मतलब उसके बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता था। पहले किसी काम को हम प्लानिंग बनाएंगे, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसका कार्यान्वयन करेंगे, तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है। और इन्होंने यही किया जल निकासी में भी और गृह स्थापत्य में भी, क्योंकि जो ये सारी संरचनाएं हैं उन्हें इतने ज़्यादा डेवलप्ड तरीके से बना रखा है कि आप लोग खुद, जब मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगी, आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हाँ ये पहले प्री प्लानिंग थी, उसके बाद ही इन्होंने ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की, कार्यान्वयन किया। साथ ही साथ जो ईंटों वाला मैं आप लोगों को बता रही थी, हड़प्पा सभ्यता में ईंटें जो हैं
इनका जो अनुपात है, ईंटों के बारे में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ईंटों के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इसका जो अनुपात था, मतलब इसका जो रेशियो था वो था 4:2:1। मतलब लंबी वो 4 इंच थी, चौड़ी वो 2 इंच थी और ऊंचाई उसकी 1 इंच थी। मतलब देखो लंबाई ये हो गई है, चौड़ाई इस तरीके से हो गई है, और ये जो ऊंचाई है ये होती है ना ऊंचाई, मतलब लंबाई जो थी ये इसकी 4 थी, चौड़ाई जो थी इसकी ये 2 थी, और जो ये उसकी ऊंचाई थी वो 1 थी। मतलब उसका जो रेशियो था वो 4:2:1 था। इस तरीके की ही ईंटों का पूरी हड़प्पा सभ्यता में, पूरी हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के छोटे से छोटे शहर से लेकर बड़े से बड़े दुर्ग तक, लोथल से लेकर धौलावीरा तक, हर एक शहर में अगर आप बस्तियां देखेंगे तो उन बस्तियों में जिन ईंटों का प्रयोग हुआ है उन ईंटों का अनुपात 4:2:1 ही है। हर बस्ती में प्रयोग की हुई ईंटों का जो रेशियो है वो सेम है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी के बारे में। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी इसमें जल निकासी को किस तरीके से किया गया फ्रेंड्स, पहले तो हम इन्होंने क्या किया, पहले गलियों को बनाया और फिर गलियों के साथ साथ नालियों को बनाया और फिर नालियों के साथ साथ घरों का निर्माण किया गया। मतलब पहले इन्होंने नियोजन किया, उसके बाद कार्यान्वयन किया। मतलब पहले प्लानिंग की, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट किया। हमें किस तरीके से पता चलता है, इसमें भी हमें ये चीज़ पता चलती है कि पहले इन्होंने सभी गलियों का निर्माण करवाया, फिर सभी नालियों को बनवाया और फिर उसके अगल बगल घरों का निर्माण किया गया। और जो घर थे और जो गलियाँ थी वो नालियाँ थी, जो नालियाँ और जो गलियाँ थी वो एक दूसरे को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाई गई। किस तरीके से वो मैं आपको भी बताती हूँ। मान लो ये गली है, ये गली अब इधर मुड़ गई है, इधर भी चली गई है, और ये गली आगे जाकर इधर जा रही है और फिर इधर जा रही है, इधर, ठीक है। तो मतलब पहले इन्होंने गलियां बना ली, उसके बाद गलियों के साथ साथ क्या किया, गलियों के साथ साथ नालियां बनाई। गलियों के साथ साथ नालियां बनाई, ठीक है। और नालियों में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर मान लो मुख्य नाला है तो ये गलियों का जो नालियों का जो पानी है वो इस मुख्य नाले में चला जाएगा। यहाँ पर बंद कर दिया मान लो किसी भी तरीके से। तो ये जो नाली थी ये सीधा नाले में मिलने से पहले, मुख्य नाले में मिलने से पहले यहाँ पर एक हौदी बनाई जाती थी। उस हौदी में जो भी कचरा होता था, मोटी गंदगी होती थी, वो सारा कचरा इस हौदी में जमा हो जाता था और जो गंदा पानी था वो नाले में बह जाता था। मतलब नाले को ये कोशिश करते थे कि ज़्यादा गंदा ना हो। नाले को ये किस तरीके से बनाते थे, जिप्सम के गारे से नाले को जलबद्ध करते थे। बहुत स्ट्रांग इन्होंने एक चीज़ कही, नियोजन था कि पहले हम गलियाँ बनाएंगे फिर नालियाँ, उसके बाद इन्होंने आसपास बनाए घर। और हर घर की एक दीवार का नाली के साथ जुड़ा होना ज़रूरी था अगर आप घर का गंदा पानी निकालना चाहते। मान लो यहाँ नाली नहीं है, यहाँ आपने घर बना दिया तो इसका पानी कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। मतलब दीवार का नाली के साथ जुड़ा होना बहुत ज़रूरी था अगर आप उसका गंदा पानी निकालना चाहते हैं। तो इस तरीके से बनाई गई फ्रेंड्स जल निकासी प्रणाली। और जो अर्नेस्ट वेंके हैं वो भी इसमें सर्वेक्षण में थे और उन्होंने एक चीज़ हमें बताई कि जो ये नाले हैं इनको चूने की पट्टिकाओं से ढका गया थोड़े थोड़े अंतराल पर, ताकि इन पट्टिकाओं को हम हटा के और फिर इसको साफ़ करके इसका जो कचरा है वो यहाँ निकाल सकें और ये नाला साफ़ हो जाए। अब हमें ये कैसे पता लगा कि ये कचरा निकालते थे, तो पुरातत्वविदों को इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि जब उन्होंने वो चीज़ गंदगी निकाली तो वो वहाँ से उठाना भूल गए होंगे और वो साक्ष्य आज तक वहाँ रह गए होंगे। इसी कारण इतिहासकारों को और पुरातत्वविदों को इसके बारे में पता चल पाया कि वो लोग इस तरीके के काम, मतलब इस तरीके से निकाल कर कचरा बाहर छोड़ दिया जाता था, मतलब नाले की रेगुलर सफाई की जाती थी। तो ये हो गई फ्रेंड्स जल निकासी प्रणाली। अब हम लोग देख लेते हैं गृह स्थापत्य के बारे में। देखो गृह स्थापत्य को मैं डिस्कस करूंगी डायग्राम के साथ ही, ताकि आप लोगों को वो क्लियर हो जाए। बट उससे पहले जो गृह स्थापत्य था उसमें देखो क्या था ना, मेन चीज़ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपकी बुक में भी फर्स्ट लाइन है कि एकांतता को महत्व दिया जाता था, मुख्य रोचक पहलू। मतलब मेन चीज़ ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो लोग अपनी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और इसीलिए जो नीचे के कमरे होते थे उनमें वो विंडोज़ नहीं रखते थे, खिड़कियाँ नहीं रखते थे। तो मतलब एक तो हमें ये मिल गया कि वो लोग उनकी गृह स्थापत्य कैसा होता था। एक तो उनका घर जो होता था वो आंगन पर केंद्रित होता था। घर कैसा होता था, आंगन पर केंद्रित होता था घर, और आंगन मुख्य गतिविधियों का केंद्र होता था। कौन कौन सी गतिविधियाँ, खाना पकाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कताई, ये सब काम करने का केंद्र होता था। इसके अलावा उनकी जो खिड़कियाँ थी, मतलब निचले स्तर पर, निचले तल के जो कमरे होते थे उनमें एकांतता को महत्व दिया गया क्योंकि उनमें खिड़कियाँ नहीं थी। इसके अलावा
बाहर का जो कक्ष होता था उसमें कुआं बनाया जाता था, बाहर के कक्ष में कुआं बनाया जाता था जिसका इस्तेमाल राहगीर कर सकते थे। और मोहनजोदड़ो में हमें जो कुएं मिले हैं उनकी संख्या लगभग 700 है। इसके अलावा एक और रोचक पहलू जो हमें इस सभ्यता में गृह स्थापत्य के बारे में पता चलता है वो फ्रेंड्स ये है कि जो ये लोग थे, मतलब ये अपने घर का जो डिज़ाइनिंग था इस तरीके से करते थे कि बाहर से आंगन तक सीधा अवलोकन ना हो, मतलब कोई भी सीधा आंगन में ना देख सके। मतलब अगर कोई अंदर आ रहा है तो वो सीधा नहीं आ सकता है। एक और जो मेन चीज़ है वो ये है कि फ्रेंड्स इनके घरों में क्या मिलता है हमें, ईंटों के फर्श से बना स्नान घर, कि मतलब जो स्नान घर है वो ईंटों का फर्श से बना, ईंटों से बना हुआ है। और 7th पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि दूसरे तल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ। देखो किस तरीके से, मान लो ये एक घर है, ठीक है, इस घर का दरवाज़ा यहाँ पर है और इस वाले दरवाजे के साथ ही इन्होंने एक, जब आप अंदर जाते हैं तो इन्होंने यहाँ पर एक कक्ष बना दिया है जिसके अंदर की एक कुआं है, ठीक है, ये यहाँ पर कमरा बना दिया है। अब मान लो कोई बाहर से आ रहा है तो वो सीधा इस कमरे के कुएं का प्रयोग कर सकता है और बाहर के बाहर जा भी सकता है। अब ये नहीं कि आप सीधा ही घर में चले जाओ, नो, इन्होंने यहाँ से क्या किया, इस तरीके से थोड़ा अंदर जाने के बाद फिर यहाँ से रास्ता है कि मतलब आप आंगन का और बाहर का सीधा नहीं देख सकते, सीधा ही कोई भी जाएगा वरना उसे सीधा आंगन में देखेगा, इस तरीके का नहीं था। तो फिर निचले स्तर पर यहाँ पर कुछ रूम्स बनाए गए, चलो यहाँ पे कमरे बन गए हैं, ठीक है। अब ये होता था आंगन, जहाँ पर क्या होती थी, खाना पकता था, कढ़ाई बुनाई सिलाई इस तरीके के काम होते थे। तो हमने आंगन भी देख लिया, आंगन में क्या होता था ये भी देख लिया। तो निचले रूम्स होते थे इनमें विंडोज़ नहीं होती थी, ठीक है। और साथ ही साथ इनका जो स्नान घर होता था, स्नान घर का फर्श कैसा होता था, ईंटों से बना होता था, मतलब पक्की ईंटों से बना होता था। और एक और फैक्ट है वो ये है कि अगर आप दूसरे तल पर जाना चाह रहे हैं, मान लो इनके यहाँ पर एक दूसरा तल और है, तो इस पर जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई थी, मतलब ताकि आप दूसरे फ्लोर पर जा सकें। मतलब यहाँ का गृह स्थापत्य भी काफ़ी नियोजन से किया गया, काफ़ी प्लानिंग से किया गया। अब हम फ्रेंड्स ये देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पर सामाजिक या आर्थिक भिन्नताएं थी या नहीं। मैं इसको रब कर लेती हूँ, फिर वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में कि क्या हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी। फ्रेंड्स, किसी संस्कृति के बारे में, किसी संस्कृति विशेष के बारे में ये पता करना कि उस संस्कृति में सामाजिक भिन्नताएं थी या नहीं थी, आर्थिक भिन्नताएं थी या नहीं थी, बहुत ही कठिन कार्य है। तो पुरातत्वविद जब ये कार्य करते हैं तो वो काफ़ी सारी विधियों का प्रयोग करते हैं उन चीज़ों को जानने के लिए कि हाँ या भिन्नता थी या नहीं। उन्हीं विधियों में से एक विधि है फ्रेंड्स शवाधानों का अध्ययन। और एक और विधि है जो आपकी बुक में दे रखी है, वो है विलासिता की वस्तुएं। ये दो विधि आपकी बुक में डिस्क्राइब कर रखी हैं कि पुरातत्वविद पहले तो शवाधानों का अध्ययन करते हैं। शवाधान क्या होते हैं, आप लोग समझ सकते होंगे ये चीज़ कि जब शवों को दफना दिया जाता है उन्हें शवाधान कहते हैं। तो देखो, शवाधानों का अध्ययन करना इसकी एक विधि होती है, ऐसा पुरातत्वविद कहते हैं। तो आप लोगों ने मिस्र के पिरामिड के बारे में सुना होगा, इजिप्ट में बहुत पिरामिड्स हैं, डरते भी है लोग मम्मी, राइट। सो शवाधानों में, मिस्र में जो पिरामिड हमें मिले हैं वहाँ पर मिस्र के पिरामिड में जो अधिकतर शव हैं, शवाधान है, वो राजकीय खानदानों के हैं, राजकीय परिवारों के हैं। तो उनके साथ हमें काफ़ी सारे आभूषण देखने को मिले हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो यहाँ के शवाधानों में हमें क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि जो शवाधान है, मतलब शवों को जो है वो गर्तों में दफनाया गया, मतलब गड्ढों में दफनाया गया है। शवों को मिट्टी के, मतलब नीचे ज़मीन के अंदर गड्ढे खोदे गए और गर्तों में दफनाया गया है। कुछ जगह पर ऐसा पता चलता है कि गड्ढे खोदने के बाद उनकी चिनाई की गई है, उसके बाद शवों को दफनाया गया है। ये चीज़ें हमें पता लगी। ऐसा माना जाता है कि वहाँ के लोग ये मानते थे कि ये जो वस्तुएं हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए या फिर जो आभूषण हैं छोटे मोटे, उनका जो ये चीज़ें दफनाई गई हैं, उनका जो मरने वाला व्यक्ति है वो मृत्यु के उपरांत उन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, ऐसा पुरातत्वविदों ने बताया है। तो 1980 में
हड़प्पा में एक खोज की गई, हड़प्पा के जो कब्रिस्तान थे, हड़प्पा के कब्रिस्तान में खोज की गई 1980 में, और वहाँ पर हमें एक शव के पास क्या मिला, जैस्पर के 3 छल्ले मिले, साथ ही साथ कुछ आभूषण मिले, इस तरीके की कुछ चीज़ें हमें मिली इस शव के पास। कुछ सैकड़ों मन के मिले, मतलब मन के मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, जैस्पर के छल्ले मिले, इस तरीके की कुछ चीज़ें मिली। मतलब और स्त्री और पुरुष दोनों के ही शवों के साथ ये लोग कुछ ना कुछ दफनाते थे। लेकिन कुल मिलाकर इतिहासकारों को, मतलब पुरातत्वविदों को ये पता चला है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो शवों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि मिट्टी के बर्तन, छोटे मोटे आभूषण, मन के, जैस्पर, ये सारी बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, दर्पण, तो ये चीज़ें हमें पता चली। मतलब वो लोग ये मानते थे कि शवों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी जो चीज़ हमें पता लगी है, जो पुरातत्वविद इस्तेमाल करते हैं आर्थिक सामाजिक भिन्नता जानने के लिए, वो है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता का मतलब होता है लेविश, मतलब आप रॉयल लाइफ जीना चाहते हैं, लेविशनेस, राइट, पॉश लाइफ। तो विलासिता में क्या आ जाता है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा क्लासी हैं, ये आ जाता है विलासिता में। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसके कुछ 2 ही शहर ऐसे हैं बेसिकली, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, जो कि शहरी थे, शहरी केंद्र थे, और ये कुछ ज़्यादा रिच भी कह सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, मतलब रिच भी थे ये शहर बहुत ज़्यादा। तो यही 2 शहर हमें ऐसा पता चलता है जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मेन चीज़ें मिली हैं खुदाई में भी। इसके अलावा जो यहाँ के लोग थे, जैसे चक्कियाँ हो गई, सुइयाँ हो गई, झावा हो गई, विलासिता की वस्तु में देखो क्या होता है, एक तो होती है नॉर्मल चीज़ें जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, और एक होती है विलासिता की चीज़ें। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल में हमारा हो गया सुइयाँ हो गई, झावा हो गई, चक्कियाँ हो गई, मतलब जो हर घर में मिलती हैं हमें, ठीक है। सुइयाँ उस टाइम में सबके घर में थी, चक्कियाँ थी सबके घर में आटा पीसने के लिए, झावा होते थे जिससे वो आटा, वो गेहूँ को साफ़ करते थे, इस तरीके की चीज़ें, मतलब वो सर्वत्र पाई गई। जो चीज़ें सर्वत्र मतलब सभी जगह मिली, वो चीज़ें क्या थी, नॉर्मल चीज़ें थी। इसके अलावा विलासिता की चीज़ें वो थी जो बहुत दुर्लभ पाई जाएँ, जो बहुत कम पाई जाएँ, और जो बहुत ही मुश्किल तकनीक से बनाई गई हो और बहुत महंगी हो। तो इस तरीके का हमें एक देखने के लिए मिलता है पदार्थ हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में, वो है फ्रेंड्स फेयांस। फेयांस क्या है, फेयांस एक विलासिता की वस्तु कहा गया क्योंकि जो फेयांस है, ये जो बालू रेत है और जो मिट्टी है, उनको, रंगों को, बालू रेत को और मिट्टी को, इन सब चीज़ों को आग में पकाकर और उसके बाद बहुत मुश्किल तरीके से इसको बनाया जाता था। तो मतलब ये बहुत दुर्लभ तरीके से तो बनाई गई और बहुत दुर्लभ तरीके से ही उपलब्ध थी। मतलब फेयांस जो है वो एक विलासिता की वस्तु मानी गई, और इसका जो प्रयोग किया जाता था, ऐसा माना जाता है कि इसका प्रयोग जो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, इत्र जो होते हैं, उनका संग्रहण करने के लिए किया जाता था। मतलब जो इनको बहुत रिच लोग ही खरीद पाते थे, और हमें इसके साक्ष्य हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। और भी जो विलासिता की वस्तुएं, उनके बारे में ऐसे आपकी बुक में कुछ डिस्क्राइब नहीं कर रखा है, सिर्फ फेयांस के बारे में बता रखा है जो इन 2 क्षेत्रों से मिले हैं। इसके अलावा जो सर्वत्र चीज़ें थी, नॉर्मल लाइफ वाली चीज़ें, वो हर जगह से मिली हैं। मतलब इतिहासकारों के लिए ये जानना कि वहाँ पे भिन्नता थी या नहीं थी, बहुत ही मुश्किल कार्य है, बहुत ही मुश्किल कार्य, मतलब आप ये जज नहीं कर सकते हो बहुत आसानी से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी। मैंने इस चैप्टर के जो पूरे कंप्लीट नोट्स हैं उसकी PDF अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर रखी है, एक लिंक है, तो आप लोग जो फेसबुक पेज स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस चैप्टर का पूरे PDF लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इस चैप्टर के नोट्स देखते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पर एक हाईलाइट क्रिएटेड मिलेगी, क्लास 12th हिस्ट्री H करके, H मीन्स हिंदी, उसमें भी इस चैप्टर के मैं नोट्स डाल दूँगी। ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 के नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का, तीनों ही चीज़ों का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही साथ प्रीवियस जो पार्ट है उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।